जी बच्चे, आवाज आ रही है? जी सर, आवाज आ रही है। ठीक है बच्चे, थोड़ी देर में स्टार्ट करते हैं। एक दो बच्चे और ज्वाइन कर लें। अच्छा बच्चे, आवाज आ रही है आप लोगों को? हाँ जी सर, आ रही है। आपकी यस सर। इससे पहले कोई क्लास थी बच्चे? जी सर, इससे जी पहले सर। क्लास थी। उसमें कितने बच्चे आए थे? 4। बाकी और एक कहाँ है? दूसरा सीनियर मिला रहे तो 3 थे। बाकी किधर है? कौन सा तीसरा आपकी क्लास से? बच्चे, कौन सा तीसरा? मुबीन था सर, मुबीन। अच्छा चलो, हम क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है। आज हम पढ़ेंगे इनके बारे में, मीटर्स के बारे में। ठीक है, मीटर्स किस तरह के होते हैं। ठीक है। आपके पास बेसिकली, जिस तरह से आपको पता है, दो बेसिक क्वांटिटीज होती हैं। एक एनालॉग होती है, एक डिजिटल होती है। ठीक है। उस्मान, आप मुझे बताओगे कि एनालॉग और डिजिटल में क्या फ़र्क होता है? एनालॉग सर कंटिन्यूस होती हैं, डिस्क्रीट डिजिटल में होते हैं सर। बिल्कुल ठीक है। आप ये कह सकते हो कि एनालॉग जो होती हैं उसकी, एनालॉग सिग्नल के अंदर एक तरह से इनफाइनाइट वैल्यूज़ होती हैं। किसी भी इंस्टेंट पे उसकी वैल्यू कुछ ना कुछ होती है जो कि चेंज हो रही होती है। डिजिटल का ये होता है, डिजिटल की डिस्क्रीट वैल्यू होती है। ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि वो हर मोमेंट पे चेंज हो रही हो, आपको किसी न किसी टाइम पे वो कांस्टेंट नज़र आएगी लाजमी। ठीक है। तो आपके पास इसी तरह मीटर्स हैं। ठीक है। मीटर भी दो इसी तरह के प्रिंसिपल पे काम करते हैं। बाज़ डिजिटल मीटर्स होते हैं, बाज़ एनालॉग मीटर्स होते हैं। ठीक है। बहुत अरसे से हम लोग यही डिस्कस कर रहे हैं
कि डिजिटल के कुछ फ़ायदे हैं तो उसके नुकसान भी, और एनालॉग के कुछ फ़ायदे हैं तो उसके भी नुकसान हैं। ये हम क्या है कि हम आगे ये भी देखते हैं। द मैग्नीट्यूड ऑफ वोल्टेज सिग्नल्स कैन बी मेजर्ड बाय वेरियस इलेक्ट्रिकल इंटीग्रेटिंग इन टेस्टिंग इंस्ट्रूमेंट्स सच एज मीटर बोथ एनालॉग एंड डिजिटल। आपने वोल्टेज सिग्नल्स या और भी दूसरी तरह के जितने भी सिग्नल्स हैं इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स उनको मेजर करना हो तो उसके लिए आप एनालॉग मीटर्स भी इस्तेमाल कर सकते हो, आप डिजिटल मीटर्स भी इस्तेमाल कर सकते हो, आप CRO जिसको कैथोड रे ऑसिलोस्कोप भी कहते हैं वो भी इस्तेमाल कर सकते हो, और आप डिजिटल स्टोरेज ऑसिलोस्कोप भी इस्तेमाल कर सकते हो। As well as signal voltage level voltages, many of the instruments can also measure higher magnitude voltages and this is इंटीग्रेटेड वेयर appropriate। ठीक है, और बाज़ जगहों पे आप ऐसे मीटर भी इस्तेमाल करते हैं जो कि ज़्यादा बड़ी वैल्यूज़ को भी मेजर कर सकते हैं। सबसे पहले हम आ जाते हैं डिजिटल मीटर्स के बारे। All types of digital meter are basically modified forms of digital voltmeter, irrespective of the quantity they are designed to measure। ठीक है, आपके पास डिजिटल मीटर जितने भी हैं, ठीक है, हम पहली बात ये कह रहे हैं कि डिजिटल मीटर जितने भी हैं बेसिकली वो डिजिटल वोल्ट मीटर की मॉडिफाइड फॉर्म्स हैं। ठीक है, आपने जो भी क्वांटिटी मेजर करनी है, ठीक है, उसके लिए आमतौर पे अल्टीमेटली आप वोल्टेज मीटर पे ही आते हो। ठीक है, कैसे आते हो हम डिस्कस करते हैं। Digital meters designed to measure quantities other than voltage are in fact digital voltmeters that contain appropriate electrical circuits to convert current or resistance measurement signals into voltage signals। तो बेसिकली डिजिटल आपके पास जो मीटर्स हैं जो कि वोल्टेज के अलावा किसी चीज़ को मेजर करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, उनमें सिंपल बस ये होता है कि उनमें एक ऐसी सर्किटरी होती है जो बेसिकली जिस क्वांटिटी को आप मेजर कर रहे हो, चाहे वो करंट है, रेजिस्टेंस है और कोई और भी इस तरह की चीज़ है, उसको कन्वर्ट करते हैं वोल्टेज सिग्नल्स में और फिर उससे आप वोल्टेज को रिप्रेजेंट कर देते हैं। Digital multimeters are also essentially digital voltmeters that contain several convergent circuits, thus allowing the measurement of voltage, current and resistance within one instrument। और जिस तरह से आपने अपने DMM देखे हुए हैं जो हम लैब्स में इस्तेमाल करते हैं, तो बेसिकली इसमें आप क्या करते हो, उसमें आप यही करते हो कि आप सिर्फ वोल्टेज नहीं मेजर कर सकते, आप उसमें वोल्टेज, करंट, रेजिस्टेंस, आपके पास AC वोल्टेज, DC वोल्टेज, AC करंट, DC करंट, आपके पास बाज़ औक़ात कैपेसिटेंस को भी मेजर करके देते हैं। इसके अलावा कनेक्टिविटी को भी मेजर करते हैं। आप डायोड्स के बारे में देख सकते हो, ट्रांजिस्टर्स को चेक कर सकते हो। इस तरह के मुख्तलिफ पैरामीटर्स आप क्या कर सकते हो, DMM के थ्रू मेजर कर सकते हो। Digital meters have been developed to satisfy a need for higher measurement accuracy and faster speed of response to voltage changes that can be achieved with analog instruments। अब इसको एनालॉग इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर जो फोकस, जो प्रायोरिटी हासिल है, वो क्यों हासिल है, उसके कुछ रीज़न हैं। सबसे उसकी मेन रीज़न जो है वो ये है कि आपके पास जो है एनालॉग मीटर जो आप इस्तेमाल, एनालॉग मीटर में आपके पास बेसिकली एनालॉग मीटर्स एक्यूरेट ज़्यादा होते हैं। ठीक है, एनालॉग मीटर हमेशा डिजिटल मीटर से ज़्यादा एक्यूरेट होंगे, लेकिन उससे आप एक्यूरेट वैल्यू ले सकते हो या नहीं ले सकते हो, ये एक डिफरेंट स्टोरी है। मेरी बात की समझ आ रही है? ठीक है, आपके पास जो एनालॉग मीटर्स हैं, ठीक है, एनालॉग मीटर्स का आपको ये एडवांटेज है कि वो एक्यूरेट ज़्यादा होते हैं, लेकिन आप उससे एक्यूरेट वैल्यू निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो, ये एक डिफरेंट स्टोरी है। डिजिटल मीटर्स बनाने का मकसद क्या है? एक मकसद तो यही है कि आप हायर एक्यूरेसीज को अचीव कर सको, मेजरमेंट एक्यूरेसी अचीव कर सको कि मेजरमेंट आपकी और ज़्यादा एक्यूरेट हो। और दूसरी उसमें क्या चीज़ है, दूसरी उसमें ये है कि आपके पास स्पीड ऑफ रिस्पॉन्स जो है वो क्या होना चाहिए, बेहतर होना चाहिए एज कम्पेयर टू एनालॉग इंस्ट्रूमेंट्स। They are technically superior to analog meters in almost every aspect. However, they have a greater cost due to higher manufacturing cost compared with analog meters। ठीक है, ज़्यादातर केसेस में ज़्यादातर पैरामीटर्स को अगर आप कंपेयर करते हो तो आप यही कह सकते हो कि जो आपके पास डिजिटल मीटर्स है वो एनालॉग मीटर से बहुत बेहतर है, बहुत गुना बेहतर है। लेकिन फ़र्क कहाँ पे आता है? फ़र्क ये आता है कि डिजिटल मीटर्स जो है उसके अंदर आपको क्या करना पड़ता है, कॉस्ट ज़्यादा लगती है क्योंकि आपको डिफरेंट प्रोसेसिंग सर्किट जो है इम्प्लीमेंट करने पड़ते हैं। The binary nature of the output reading from a digital instrument can be readily applied to a display that is in the form of discrete numerals। ठीक है, और आपको सबसे ज़्यादा आसानी ये है कि जो आपके पास डिजिटल वोल्ट मीटर है वो ना सिर्फ प्रोसेसिंग डिजिटल तरीके से कर रहा है बल्कि आपको रिजल्ट्स भी डिजिटल तरीके से किसी डिस्प्ले पे शो कर सकता है। Where human operators are required to measure and record signal voltage level, this form of output makes an important contribution to measurement reliability and accuracy। ठीक है, since the problem of analog meter parallax error is eliminated and the possibility of gross error through misleading the meter output is greatly reduced। ठीक है,
अब बेसिकली क्या होता है, वो जगह जहाँ पर मीटर की रीडिंग्स को ऑपरेटर ने मेजर करना होता है और रिकॉर्ड करना होता है, उसमें आप ये कह सकते हो कि एनालॉग की निस्बत डिजिटल ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि एनालॉग में एक तो मीटर का पैरेलैक्स भी आ जाता है और इसके अलावा आपके पास ग्रॉस एरर्स भी आ जाते हैं। आप में से कोई मुझे बताना चाहेगा कि पैरेलैक्स एरर क्या होता है? उस्मान, मुबीन, अब्दुल मोइज, आप में से कोई बताना चाहेगा पैरेलैक्स एरर क्या होता है? सर ये फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं सर, इसका आइडिया नहीं है पैरेलैक्स का। अच्छा, मैं आपको बता चुका हूँ, वैसे आपको याद नहीं होगा लेकिन मैंने आपको बताया हुआ सर है। वो पैरेलैक्स इफेक्ट होता है ना, जैसे हम गाड़ी में चलने लगे होते हैं तो पीछे से वो कुछ चीजें आहिस्ता चल रही होती है, तेज होती है। तो उसी तरह सर अगर हम एंगल चेंज कर दें या किसी और डायरेक्शन से देखें तो हमें वो लेंथ जो है वो प्रॉपर तरीके से नजर नहीं आती सर, उसको पैरेलैक्स एरर कहते हैं। बिल्कुल आप यार सही कह सच रहे है हो। जी, लेंस। पैरेलैक्स बेसिकली आपके पास क्या होता है, पैरेलैक्स आपके पास बेसिकली होता है, आप अपने घर में ही देख सकते हो, घड़ी होती है, अगर आप वॉल क्लॉक को साइड से देखते हो तो आपको टाइम कुछ लगेगा, और अगर आप वॉल क्लॉक के सामने आके देखते हो तो आपको टाइम कुछ लगेगा। ऐसे ही होता है ना, घड़ी पे आपने अगर टाइम देखना है तो उसके लिए बेहतर यही होता है आप सामने खड़े हो। यार घड़ी के केस में इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता, क्योंकि उसका मतलब मीटर वो उसका काफ़ी बड़ा होता है। लेकिन अगर आपने डिजिटल एनालॉग वोल्ट मीटर देखा हो, जिसके ऊपर सुई होती है, नॉब होती है जो मूव करती है, तो आप देखते हो कि आप थोड़े, जो सामने बच्चा खड़ा हुआ है वो मेजर कर रहा है, उसको कोई वैल्यू नजर आ रही है, और जो साइडवेज खड़ा हुआ है उसको कोई वैल्यू नजर आ रही है। ऐसे ही है, इस चीज़ को पैरेलैक्स कहते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या होता है, आप रीडिंग सही तरीके से, प्रॉपर तरीके से मेजर ना करो। ग्रॉस एरर में आपके पास क्या चीज़ें आ जाती हैं, एरर्स की टाइप्स हम पढ़ चुके हैं। ग्रॉस एरर में बेसिकली ऑपरेटर की वजह से जो एरर कोई भी आता है उसमें आ सकता है। इसमें एक एरर ये हो सकता है कि आपने कोई चीज़ और मेजर करते हुए आपने प्रॉपर जगह पे, जहाँ पे आपके डीएमएम की प्रोब्स लगाने चाहिए थी वोल्ट मीटर की, वो आपने नहीं लगाई। फिर ये हुआ कि वही बात, पैरेलैक्स उसके अंदर इस तरह से आया कि आपने उसको 4.9 को आपने खुद से ही राउंड ऑफ करके कहा चलो यार 4.9 की जगह 5 ही लिख लेते हैं। हालांकि आपकी कैलकुलेशन जो है वो 0.01 के या 0.1 के फर्क से बहुत ज़्यादा आपके पास क्या थी, कि आपके पास जो है इसमें ये फ़र्क था कि आपने खुद से राउंड ऑफ कर लिया ऑपरेटर ने, और वो बिला वजह का आपकी वैल्यूज़ को फ़र्क डाल दिया। ठीक है, तो आपके पास डिजिटल जो मीटर्स हैं उसमें ये प्रॉब्लम्स खत्म हो जाती हैं। डिजिटल मीटर में ये प्रॉब्लम क्यों नहीं आती, इसीलिए नहीं आती कि डिजिटल मीटर में तो कोई सुई ही नहीं होती। ठीक है, डिजिटल मीटर ने तो डिजिटल तरीके से वैल्यू डिस्प्ले करनी है, तो उसमें ऑपरेटर को ज़रूरत नहीं है कि वो बिला वजह एक तो उसको राउंड ऑफ करे, और पैरेलैक्स तो ख़त्म ही हो जाता है क्योंकि उसमें सुई ही नहीं है। आपको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप जिस साइड पे भी हो, या तो आपको सही नज़र ही नहीं आएगा, या अगर आपको नज़र आ रहा है तो आपको 4 ही लगेगा, 5 ही लगेगा। ठीक है, तो आपको डिजिटल पे ही एडवांटेज है। द अवेलेबिलिटी इन मेनी इंस्ट्रूमेंट्स ऑफर डायरेक्ट आउटपुट इन डिजिटल फॉर्म इज आल्सो वेरी यूजफुल इन द रैपिडली एक्सपेंडिंग रेंज ऑफ कंप्यूटर कंट्रोल अप्लायंसेस एप्लीकेशन। ठीक है, इसके अलावा आपके पास बाज़ इंस्ट्रूमेंट्स में ये भी एबिलिटी होती है कि वो आपको आउटपुट पे वही चीज़ डिजिटल फॉर्म में प्रोवाइड कर रहे होते हैं। तो इसका ये मतलब है कि आप क्या करते हो, आप सिंपल ये करते हो कि उस आउटपुट को क्या करते हो, कोऑर्डिनेट कर देते हो किसी कंप्यूटर सिस्टम के साथ, कंप्यूटर के साथ आप उसको कोऑर्डिनेट करके वो वैल्यू आप कंप्यूटर पे भी डिस्प्ले करा लेते हो। हालांकि वो मीटर है, वो आपको मेजर करके अपने मीटर के ऊपर डिस्प्ले दे रहा है, लेकिन इसके बावजूद उसके अंदर एक आउटपुट देने की आपके पास एक पिन कह सकते हो आपके पास है, जो आपको डिजिटल आउटपुट प्रोवाइड कर रही है। ठीक है, quoted inaccuracy figures are between 0.005% measuring DC voltages and plus minus 2%। आपके पास जो इनएक्यूरेसी है किसी भी इंस्ट्रूमेंट की, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट की बात करें, वो आपके पास कहाँ से कहाँ मतलब रेंज करती है, किस से किस रेंज के दरमियान में है, 0.05% से लेके आपके पास 2% के दरमियान में। एडिशनल एडवांटेजेस ऑफ डिजिटल मीटर्स आर देयर वेरी हाई इनपुट इम्पीडेंस compared with 120 kilo ohm analog meters, the ability to measure signals of frequency up to 1 megahertz, and the common inclusion of features such as automatic ranging which prevents overload and reverse polarity connection etc। ठीक है, तो आपके पास एडिशनल एडवांटेजेस क्या है कि एक तो इसकी इनपुट इम्पीडेंस बहुत ज़्यादा है। इसका मतलब है कि इसकी जो इनपुट जो आप मेजर कर रहे हो, ठीक है, उसमें कोई इम्प्योरिटी के आना, कोई इसके अंदर नॉइज़ के आने के चांसेस क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं एज़ कम्पेयर टू एनालॉग मीटर्स। इसके अलावा
ये सिग्नल जिनकी बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है 1 मेगाहर्ट्ज़ तक जा सकती है, उन सिग्नल्स को भी मेजर कर सकती है। फ्रीक्वेंसी का इफेक्ट क्या होता है? फ्रीक्वेंसी का इफेक्ट बेसिकली ये होता है, कोई बताना चाहेगा कि मेजरमेंट में फ्रीक्वेंसी का क्या इफेक्ट होगा? बेसिकली फ्रीक्वेंसी का इफेक्ट ये है कि आपके पास फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब होता है, नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकंड या नंबर ऑफ रेपिटेशन, ठीक है। तो आप जब एक मीटर से मेजर कर रहे हो तो इसमें एक चीज़ की लाजमी लिमिट होगी कि वो जो रैपिड आपके पास चेंजेस हैं, जिस तरह फॉर एग्जांपल आप ये देख सकते हो कि ह्यूमन आई की ये लिमिट है कि वो एक लाइट का ऑन ऑफ होना, एक चीज़ का ऑन ऑफ होना 1 सेकंड में 10 टाइम्स तक डिटेक्ट कर सकती है कि एक चीज़ 10 टाइम्स जो है वो ऑन ऑफ हुई है। इससे ज़्यादा वो डिटेक्ट नहीं कर सकती, ये हमारी आई की इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि वो इससे ज़्यादा चेंज को डिटेक्ट कर सके, ठीक है। तो इसी तरह आपके पास फ्रीक्वेंसी का भी है कि जो आपके पास डिजिटल मीटर्स हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं 1 मेगाहर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी तक जो है मेजरमेंट कर सकते हैं। और इसके अलावा उसके अंदर एक चीज़ होती है ऑटोमेटिक रेंजिंग। ऑटोमेटिक रेंजिंग क्या चीज़ होती है, कोई बताना चाहेगा? मुबीन बच्चे आप बताओ, ऑटोमेटिक रेंजिंग क्या चीज़ होती है? जी सर, ऑटोमेटिक रेंजिंग जी, जो खुद ब खुद कोई ना कोई चीज़ ऑपरेट करता है। बेसिकली ऑटोमेटिक रेंजिंग का आप ये कह सकते हो कि आपने एक रेजिस्टेंस, आपने अपनी नॉब फर्स्ट करो सेट की हुई थी 2 मेगा पे, रेजिस्टेंस मेजर कर रहे हो और आपने 10 मेगा ओम पे सेट की हुई है, लेकिन आप जो रेजिस्टेंस मेजर कर रहे हो वो फर्स्ट करो आपके पास किलोज में, तो आपकी रेंज खुद ब खुद उस हिसाब से चेंज हो जाएगी। इसके अलावा ओवरलोड प्रोटेक्शन का ये मतलब है वही बात कि आपके पास क्या है कि आप करंट मेजर कर रहे हो, आपकी डीएमएम की करंट की लिमिट है करंट मेजर करने की, वो 2 एम्पेयर है फर्स्ट करो। तो आप करंट मेजर करने लगे तो वो हुआ ही है कि वो करंट ज़्यादा था आपकी लिमिट से, तो वो उसके अंदर जो सर्किटरी होगी वो क्या करेगी, ओवरलोड से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी और वो क्या करेगी, कोई ना कोई चीज़ फ्यूज ऑपरेट करवा के आपको उस चीज़ से बचा जाएगी। इस तरह रिवर्स पोलैरिटी आपने अगर गलती से कर दी है तो उसको भी ठीक करके डिस्प्ले कर देगी। The major part of digital voltmeter is the circuitry that converts the analog voltage being measured into a digital quantity. तो आपके पास जो सबसे मेजर पार्ट है डिजिटल वोल्टमीटर का, उसकी सर्किटरी का, बेसिकली वो क्या है, कन्वर्जन सर्किट है जो एनालॉग सिग्नल को, एनालॉग वोल्टेज को डिजिटल में कन्वर्ट करती है। एज द इंस्ट्रूमेंट ओनली मेजर डीसी क्वांटिटीज इन इट्स बेसिक मोड, द अनदर नेसेसरी कंपोनेंट विद इन it is one that performs AC to DC conversion and thereby gives it the capacity to measure AC signals. आम तौर पे जो हमारे पास डीसी जो आपके पास मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो आपके पास डिजिटल सिग्नल्स को मेजर करते हैं या डीसी वोल्टेज को मेजर करते हैं। और अगर आपने उसके साथ एसी वोल्टेज को मेजर करना है तो आपको ज़रूरत होगी किस चीज़ की, आपको ज़रूरत होगी एक सर्किट की जो क्या करेगा, जो एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन परफॉर्म करके देगा ताकि आप एनालॉग सिग्नल्स को भी क्या कर सको, मेजर कर सको। आफ्टर कन्वर्जन द वोल्टेज वैल्यू इज डिस्प्लेड बाय मींस ऑफ इंडिकेटिंग ट्यूब्स और अ सेट ऑफ सॉलिड स्टेट लाइट इमिटिंग डायोड्स, ठीक है। और फिर आप क्या करते हो, अपने जो वैल्यूज को मेजर किया होता है उनको डायोड्स के थ्रू क्या करते हो, रिप्रेजेंट करवाते हैं। 4, 5 और 7 figure output displays are commonly used, and although the instrument itself may not be inherently more accurate than some analog types, this form of display enables measurement to be recorded with such greater accuracy than the obtainable by reading an analog meter scale. तो बाज़ आपके पास 4, 5 और 7 फिगर डिस्प्ले तक होता है मीटर्स का, तो आपके पास बाय डिफ़ॉल्ट डिजिटल वोल्ट मीटर एनालॉग वोल्ट मीटर से ज़्यादा एक्यूरेट नहीं होता। लेकिन जब आप उसकी वैल्यू को इतने ज़्यादा डेसिमल प्लेसेस में जाके देख रहे हो, उसको डिस्प्ले करवा रहे हो, तो फिर उसमें चांसेस ये होते हैं कि वो एक एनालॉग मीटर की निस्बत ज़्यादा बेहतर तरीके से परफॉर्म करता है। Digital voltmeters differ mainly in the technique used to effect the analog to digital conversion between the measured analog voltage and the output digital reading. डिजिटल वोल्टमीटर्स जो होते हैं बेसिकली वो टेक्निक में डिफर करते हैं, ठीक है। इस तरह से एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन उसके अंदर आ जाती है, ठीक है, ताकि वो जो एनालॉग वोल्टेज जिसको मेजर कर रहे हैं उसको आउटपुट पे डिस्प्ले कराएं। एज अ जनरल रूल द मोर एक्सपेंसिव एंड कॉम्प्लिकेटेड कन्वर्जन मेथड achieves a faster conversion speed. Some common types of DVM are discussed. ठीक है, तो आपके पास जितना कॉम्प्लिकेटेड और एक्सपेंसिव आपके पास कन्वर्जन मेथड होगा, ठीक है, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन वाला,
नहीं, आपके पास फास्टर कन्वर्जन स्पीड होगी, लेकिन ऑब्वियस सी बात है कि आपके पास क्या हो गया, उतना ज़्यादा महंगा होगा। ठीक है, अब हम कुछ डिजिटल वोल्ट मीटर की कन्वर्जन के मेथड देखें। ठीक है, एक मिनट बच्चे। बच्चे आवाज आ रही है? जी सर, आ रही यस सर। हम कन्वर्जन हम डिफरेंट डीवीएम के मेथड्स पे आ जाते हैं। ठीक है, कि कौन से मेथड इस्तेमाल किए जाते हैं डिजिटल वोल्ट मीटर में। सबसे पहले हम आ जाते हैं simplest form of DVM. This is the simplest form of digital voltmeter and is a ramp type of instrument. When an unknown voltage signal is applied to the input terminals of the instrument, a negative slope ramp waveform is generated internally and compared with the input signal. ठीक है, बेसिकली आपके पास सबसे पहले जो है वो वोल्टेज टू टाइम कन्वर्जन डिजिटल वोल्टमीटर है। इसमें बेसिकली आप क्या करते हो, इसको हम कहते हैं एक रैम्प टाइप इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, रैम्प के बारे में आप समझते हो, रैम्प किस चीज़ को कहते हैं? रैम्प वेवफॉर्म। ये इस तरह की वेव फॉर्म, या आपके पास जो है राइज करती हुई वेव फॉर्म होगी, ये रैम्प है आपके पास। ठीक है, तो आपके पास ये एक रैम्प टाइप डिजिटल वोल्टमीटर है। ठीक है, क्या होता है बेसिकली, व्हेन एन अननोन वोल्टेज इज अप्लाइड टू द इनपुट टर्मिनल्स ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। जब आप एक अननोन वोल्टेज अप्लाई करते हो इसके इनपुट टर्मिनल्स में, इस इंस्ट्रूमेंट के, तो क्या होता है, एक नेगेटिव स्लोप रैम्प वेव फॉर्म इज जनरेटेड इंटरनली। तो आपके पास एक नेगेटिव स्लोप रैम्प वेव फॉर्म को जनरेट किया जाता है एंड कंपेयर्ड विद द इनपुट सिग्नल, और इसको इनपुट सिग्नल के साथ कंपेयर किया जाता है। ठीक है, आपने किसी वैल्यू को, किसी वोल्टेज को मेजर करना है, उसके लिए आप क्या कर रहे हो, उसके लिए आप ये कर रहे हो कि आप सबसे पहले एक सिग्नल जनरेट कर रहे हो। ठीक है, एक नेगेटिव रैम्प सिग्नल जनरेट कर रहे हो, और उसको आप इस्तेमाल कर रहे हो किस चीज़ के लिए, उसको आप कंपेयर कर रहे हो अपनी रैम्प वोल्टेज के साथ। ठीक है, रैम्प की जो भी वैल्यू है उसके साथ क्या कर रहे हो, इनपुट सिग्नल को कंपेयर कर रहे हो। ठीक है, एक मिनट में आपको इसकी डायग्राम बताऊंगा, फिर आपको इस चीज़ की समझ आएगी। अच्छा, आपने क्या किया, आपने एक नेगेटिव स्लोप रैम्प वेव फॉर्म जनरेट किया और उसको कंपेयर करना स्टार्ट किया इनपुट सिग्नल के साथ। व्हेन द टू आर इक्वल, अब आपको पता है रैम्प जो है बेसिकली वो आपके पास क्या है, डिक्रीज कर रही है। ठीक है, तो रैम्प जो है वो आपके पास कॉन्टिन्यूसली डिक्रीज कर रहा है, और इनपुट की आपके पास एक कांस्टेंट वैल्यू है क्योंकि आप डीसी को डील कर रहे हो। ठीक है, तो आपके पास इनपुट जो है वो जो रैम्प है वो डिक्रीज कर रही है, इनपुट कांस्टेंट है। एक टाइम आएगा जहाँ पे आपके रैम्प की जो वैल्यू है वो इक्वल हो जाएगी आपके इनपुट सिग्नल के साथ। व्हेन द टू पल्सेस आर इक्वल, अ पल्स इज जनरेटेड दैट ओपन द गेट। तो फिर क्या होता है, जब दोनों वेव फॉर्म्स इक्वल हो जाती हैं तो आपके पास एक पल्स जनरेट होती है जो कि गेट को ओपन कर देती है, एंड एट अ लेटर पॉइंट इन टाइम अ सेकंड पल्स क्लोजेस द गेट व्हेन द नेगेटिव रैम्प वोल्टेज रीचेस 0। और रैम्प वोल्टेज जो कि कॉन्टिन्यूसली क्या कर रही है, डिक्रीज हो रही है। ठीक है, जो कि कॉन्स्टेंटली क्या कर रही है, डिक्रीज हो रही है,
वो डिक्रीज होते होते जब जीरो को टच करती है, जब जीरो को या एक्स एक्सिस को टच करती है, तो फिर क्या होती है, एक और गेट पल्स जनरेट होती है, और वो जो गेट होता है जो वो क्लोज हो जाता है। जो पहले ओपन हुआ था, तब कब ओपन हुआ था, जब आपके पास दोनों वेवफॉर्म्स सेम आई थी तब ओपन हो गया था, और जब ये आपके पास इक्वल हो गया, जीरो को टच किया तो क्लोज हो गया। The length of time between the gate opening and closing is monitored by an electric counter which produces a digital display according to the level of the input voltage signal। और फिर कितने टाइम के लिए आपका गेट ओपन हुआ और फिर क्लोज हो गया, ये एक इलेक्ट्रिक काउंटर मॉनिटर करता है, और फिर वो एक डिजिटल डिस्प्ले एक प्रोड्यूस करता है जिसमें वो आउटपुट देता है उस लेवल के हिसाब से जो कि इनपुट सिग्नल था। ठीक है, इसकी डायग्राम मैं आपको बताता हूँ, आपको उससे समझ आएगी। ये डायग्राम आपको नजर आ रही है बच्चे? जी सर। बेसिकली आप क्या करते हो, ये आपने स्टार्ट में एक नेगेटिव स्लोप रैम सिग्नल प्रोड्यूस कर दी, ठीक है, ये ब्लू कलर में आपके पास नेगेटिव स्लोप रैम सिग्नल है। उसके बाद आपके पास ये है कि वोल्टेज अंडर मेजरमेंट है, ठीक है, ये जो आपके पास डॉटेड लाइन है ये आपके पास वोल्टेज अंडर मेजरमेंट है, जिसको आप क्या करना चाह रहे हो, मेजर करना चाह रहे हो। ठीक है, अब ये आपके पास रैम पहले कांस्टेंट रहा, फिर रैम सिग्नल जो है स्टडीली डिक्रीज करना शुरू हुआ। फिर आपके पास क्या हुआ, एक पॉइंट आया जिसमें ये क्या हो गया, आपस में इन्होंने कोइंसाइड किया, मतलब एक दूसरे से मिले, एक दूसरे के साथ टच हुए। ठीक है, ये फर्स्ट पॉइंट हुआ। ये जो फर्स्ट पॉइंट आपके पास आया, तो यहाँ पे आपने एक गेट ओपन कर दिया। ठीक है, गेट ओपन कर दिया, ठीक है, और उसके बाद क्या हुआ आपके पास कि ये रैम सिग्नल डिक्रीज करते 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 जब जीरो पे आया, तो आपने सेकंड गेट भी क्या कर, जो गेट आपने ओपन किया था उसको आपने क्लोज कर दिया। ठीक है, और फिर आपके पास क्या है, आपके पास एक काउंटर है और एक क्लॉक है। क्लॉक क्या करेगी, कॉन्स्टेंटली आपके पास पल्सेस जनरेट करती रहेगी। जैसे ही गेट ओपन होगा क्लॉक पल्सेस जनरेट करना शुरू कर देगी, जैसे ही गेट क्लोज होगा क्लॉक पल्सेस देना बंद कर देगी। और इस ड्यूरेशन में, ये जो आपके पास ये ड्यूरेशन है, इतनी देर आपके पास क्या है, कुछ पल्सेस प्रोड्यूस होती रही। इन पल्सेस को आपका काउंटर काउंट करता है, और फिर इस काउंटिंग के रिजल्ट में क्या करता है, आपका जो काउंटर है वो बेसिकली क्या करता है, एक आउटपुट वोल्टेज आपको एक डिस्प्ले पे आपको आउटपुट वोल्टेज प्रोवाइड कर देता है। इस तरह से आपके पास वोल्टेज टू टाइम कन्वर्जन रैम टाइप डिजिटल वोल्टमीटर काम करता है। इसकी समझ आई है बच्चे वर्किंग? जी सर आइए। मुबीन बच्चे, ये जरा मुझे डायग्राम दोबारा एक्सप्लेन करोगे किस तरह से काम कर रही है? मोहम्मद मुबीन बच्चे, मुझे जरा डायग्राम एक्सप्लेन कर दो। बच्चे मुबीन को आवाज नहीं जा रही। उस्मान बच्चे, आप एक्सप्लेन करो इस डायग्राम को जरा। सर इसमें आपने बताया सर, हमें रैम फंक्शन गिवन है सर इसमें ना, तो उसको हमने कन्वर्ट कर दिया सर टाइम इंटरवल में। जहाँ पे उसका रैम था सर, उसको हमने टाइम इंटरवल में कन्वर्ट कर दिया सर। बच्चे, हमने रैम को टाइम इंटरवल में कन्वर्ट किया, लेकिन किसी तरीके से किया है। हमने किस तरह से किया कि हम रैम को हमने जनरेट कर दिया और हम उसको कंपेयर करना शुरू हो गए इनपुट वोल्टेज के साथ। ठीक है, जो आप जिसको मेजर कर रहे हो, फिर ये पॉइंट जहाँ पे आपका इंटरेक्शन हुआ, जहाँ पे आपने देखा कि रैम की वैल्यू इस डॉटेड जो आपके पास इनपुट वोल्टेज है इसकी वैल्यू के बराबर आई है, यहाँ पे हमने एक गेट ओपन किया और आपके क्लॉक ने पल्सेस जनरेट करना शुरू कर दी। उसके बाद ये पल्सेस कब तक जनरेट होती रही, ये तब तक जनरेट होती रही जब तक आपके पास ये रैम्प ने जीरो को क्रॉस नहीं कर लिया। ठीक है, एक्स एक्सिस को क्रॉस नहीं कर लिया, ये एक्स एक्सिस को टच नहीं कर लिया। जैसे ही ये जीरो को टच किया, तो फिर क्या हुआ, आपके पास वो गेट क्लोज हो गया। गेट क्लोज होने के बाद वो क्लॉक जो पल्सेस जनरेट कर रही थी उसने पल्सेस जनरेट करना बंद कर दी। कितनी पल्सेस प्रोड्यूस हुई हैं ये काउंटर ने काउंट कर लिया है, और फिर काउंटर क्या करेगा, उस काउंटिंग की बेसिस पे क्या करेगा, आपको एक आउटपुट पे वोल्टेज प्रोवाइड कर देगा, आउटपुट पे एक डिस्प्ले प्रोवाइड कर देगा कि आपके पास इतनी वोल्टेज आई है, डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ पल्सेस काउंटेड। ठीक है, वो उसके अंदर एक एल्गोरिथम उन्होंने लगाया होता है जिसकी बेसिस पे वो देखते हैं कि कितनी पल्सेस आई हैं, उसकी बेसिस पे वो ये कंक्लूड करते हैं कि आपके पास आउटपुट कितनी आई है। ठीक है,
ये आपके पास वोल्टेज टू टाइम कन्वर्जन सर्किट था। अच्छा, उसके बारे में अब क्या है, इट्स मेन ड्रॉबैक्स आर नॉन लीनियरिटीज इन द शेप ऑफ द रैम्प वेवफॉर्म यूज्ड। इसमें क्या होता है, आपके पास बाज़ वक़्त नॉन लीनियरिटीज आ जाती हैं ड्यू टू द यूज ऑफ रैम्प वेवफॉर्म। और इसके अलावा नॉइज रिजेक्शन, ठीक है। नॉइज रिजेक्शन का क्या मतलब है कि इसके अंदर नॉइज के बाज़ वक़्त सिग्नल जो है वो आ जाते हैं जो कि आपके आउटपुट वैल्यू को किसी न किसी तरह से इफेक्ट कर जाते हैं, ठीक है। और इसकी वजह से आपके पास इसकी इनएक्यूरेसी जो है 0.05% तक है, लेकिन ये क्या है, आपके पास रिलेटिवली चीप है, इतना एक्सपेंसिव नहीं है। सेकंड आपके पास क्या आ जाता है, सेकंड आपके पास आ जाता है पोटेंशियोमेट्रिक डिजिटल वोल्टमीटर, ठीक है। दिस यूजेस अ सर्वो प्रिंसिपल इन विच द एरर बिटवीन द अननोन इनपुट वोल्टेज लेवल एंड अ रेफरेंस वोल्टेज इज अप्लाइड to a servo driven potentiometer that adjusts the reference voltage until it balances the unknown voltage. The output reading is produced by a mechanical drum type digital display driven by the potentiometer. This is also a relatively cheap form of DBM that gives excellent performance for its price. ठीक है, डिजिटल वोल्ट मीटर के बारे में हम बात करते हैं। पोटेंशियोमेट्रिक डिजिटल वोल्ट मीटर ये किस तरह से काम करता है, ठीक है। इसका ऑपरेशन बड़ा सिंपल है। इसका ऑपरेशन किस तरह से है कि आपके पास एक तो वो सिग्नल आ रहा है, अननोन इनपुट वोल्टेज है जिसको आपने मेजर करना है। दूसरी आपके पास एक रेफरेंस वोल्टेज होती है, ठीक है। इन दोनों को आप क्या करना शुरू करते हो, कंपैरिजन करना शुरू करते हो। जब आप इन्हें कंपैरिजन करते हो तो इसकी बेसिस पे एक एरर सिग्नल प्रोड्यूस होता है। क्या होता है, कंपैरिजन की बेसिस पे एक एरर सिग्नल प्रोड्यूस होता है। ये एरर सिग्नल क्या करता है, एक सर्वो प्रिंसिपल को कंट्रोल करता है। सर्वो प्रिंसिपल बेसिकली क्या, आपके पास एक मोटर का प्रिंसिपल है। इसके लिए आप क्या करते हो, जो आपके पास पोटेंशियोमीटर है उसकी वैल्यू को आप चेंज करते हो। कैसे चेंज करते हो, फॉर एग्जांपल आपने देखा कि आपके पास इनपुट वोल्टेज जो है वो आपके पास 10 वोल्ट और जो आउटपुट वोल्टेज रेफरेंस वोल्टेज है वो आपके पास 8 वोल्ट है। तो आपके पास जो फर्स्ट एरर सिग्नल आएगा वो 2 वोल्ट आएगा। अब ये प्लस 2 वोल्ट का जो सिग्नल है ये आपकी उस मोटर को कंट्रोल करेगा इस तरह से कि मोटर दोबारा अपनी रेफरेंस वैल्यू को चेंज करेगी। फॉर एग्जांपल 2 वोल्ट के डिफरेंस की वजह से आपकी जो सर्वो मोटर ने पोटेंशियोमीटर को चेंज किया वो आपके पास किस पे ले आए, वो उस 2 वोल्ट से आप उसको चेंज करके किस पे ले आए। अब आपके पास जो रेफरेंस वोल्टेज थी पहले 8 वोल्ट थी, अब वो आ गई आपके पास किस पे 9.5। फिर दोबारा आपका एरर सिग्नल कैलकुलेट हुआ तो तब आपने देखा कि अब आपके पास एरर सिग्नल 2 वोल्ट से 0.5 वोल्ट पे आ गया। 0.5 वोल्ट की बेसिस पे फिर से आपकी सर्वो मोटर जो है उसने क्या करना है, पोटेंशियोमीटर की वैल्यू को चेंज करना है, बढ़ाना है, जिससे आपके पास वोल्टेज फर्दर जो है 10 वोल्ट के करीब होगी। ये प्रोसेस तब तक चलता रहेगा जब तक आपके पास जो आउटपुट वोल्टेज है, जो आपके पास एरर सिग्नल है वो जीरो नहीं हो जाता। जब एरर सिग्नल जीरो हो जाएगा इसका मतलब है कि जो आपने रेफरेंस वोल्टेज सेट की है वही आपके पास क्या है, आउटपुट वोल्टेज भी है, इसको आप मेजर कर रहे थे। और इसको भी आप क्या करते हो, इसको डिस्प्ले करवा देते हो। आप अपने किसी सिस्टम के थ्रू आप क्या करते हो, इसको भी डिस्प्ले करा देते हो। और ये आपके पास एक चीप और निस्बतन एक्यूरेट मेथड है, ठीक है। इसको मैं आपको एक मिनट एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, आपके पास एक सिंपल सी ब्लॉक डायग्राम से मैंने थोड़ा एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। बेसिकली क्या होता है, एक आपके पास वोल्टेज है जिसको आप मेजर करना चाह रहे हो और दूसरी आपके पास क्या है, रेफरेंस वोल्टेज है, ठीक है। एक वोल्टेज है जिसको आप मेजर करना चाह रहे हो और दूसरी कौन सी वोल्टेज है, दूसरी आपके पास रेफरेंस वोल्टेज है, ठीक है। रेफरेंस वोल्टेज बाय डिफ़ॉल्ट एक सेट वैल्यू होती है, ठीक है, जिससे हम स्टार्ट करते हैं। और मेजरमेंट वोल्टेज वो है जिसको आप मेजर कर रहे हो।
आप क्या करते हो, इनमें कंपैरिजन करते हो कंपैरेटर के थ्रू, जिसके रिजल्ट में आपके पास क्या होता है, एक एरर सिग्नल प्रोड्यूस होता है। ये एरर सिग्नल बेसिकली कंट्रोल कर रहा होता है एक सर्वो मैकेनिज्म को, और सर्वो मैकेनिज्म क्या करता है, पोटेंशियोमीटर को इस तरह से वेरी करता है कि आपके पास रेफरेंस वोल्टेज का जो मैग्नीट्यूड है वो चेंज हो जाए। फॉर एग्जांपल आपके पास एरर सिग्नल पॉजिटिव है, तो उसने क्या किया, रेफरेंस वोल्टेज को बढ़ाने की कोशिश की ताकि जो इनका डिफरेंस है वो कम होता जाए। इसको बढ़ाया, फिर दोबारा से कंपैरिजन हुआ, फिर एरर सिग्नल प्रोड्यूस हुआ, फिर सर्वो मैकेनिज्म ने फर्दर वी रेफरेंस को बढ़ाया। ये प्रोसेस तब तक चलता रहता है जब तक आपके पास दोनों वोल्टेजेस बराबर नहीं हो जाती। जब दोनों वोल्टेजेस बराबर हो जाती हैं तो फिर आपको पता चल जाता है कि आपके पास एरर सिग्नल जीरो आ रहा है, इसका मतलब दोनों वोल्टेजेस बराबर हैं, तो इसका मतलब है जो रेफरेंस की वैल्यू है इस टाइम सेट हुई है, जो कि हमें पता है वही आपके पास मेजर वोल्टेज है, और वो क्या करता है, उसको कैलकुलेट करते हैं। तो ये आपके पास मेथड था किस चीज़ का, ये मेथड था आपके पास वोल्ट मीटर का, पोटेंशियोमेट्रिक वोल्ट मीटर। ठीक है, अच्छा उसके बाद नेक्स्ट हम आ जाते हैं डुअल स्लोप वोल्ट मीटर पे, डिजिटल वोल्ट मीटर, डुअल स्लोप इंटीग्रेशन डिजिटल वोल्ट मीटर है। This is another relatively simple form of digital voltmeter that has better noise rejection capabilities than many other types and gives correspondingly better measurement accuracy in accuracy as low as 0.005%। ठीक है, डुअल स्लोप इंटीग्रेशन डिजिटल वोल्टमीटर क्या करता है, आपको बेसिकली इसके अंदर नॉइज रिजेक्शन की कैपेसिटी भी ज़्यादा है, कैपेबिलिटी भी अच्छी है, इसके अंदर इनएक्यूरेसी भी क्या है, कम है, 0.005% है। अनफॉर्चुनेटली इट इज़ क्वाइट एक्सपेंसिव। ठीक है, क्योंकि ये इतना एक्यूरेट है, इसकी इनएक्यूरेसी भी इतनी कम है, इसीलिए ये क्या है, एक्सपेंसिव भी है, क्योंकि इसके अंदर कोई ऐसी चीज़ इस्तेमाल की जा रही होगी तभी इतना एक्सपेंसिव है। क्या इस्तेमाल करते हैं, द अननोन वोल्टेज इज अप्लाइड to an integrator as a fix for a fixed time t1, following which a reference voltage of opposite sign is applied to the integrator which discharges down to a zero output in an interval t। बेसिकली आप क्या करते हो, बेसिकली आप ये करते हो कि इसको आप ऐसे अज्यूम कर सकते हो कि आप क्या करते हो, आप जो इनपुट वोल्टेज है उसको एक इंटीग्रेटर को अप्लाई करके आप क्या करते हो, उसको एक इंटीग्रेटर को अप्लाई करके आप क्या करते हो, उसको एक स्विच के थ्रू एक इंटीग्रेटर को अप्लाई करते हो फॉर अ फिक्स इंटरवल टाइम t1। ठीक है, अच्छा ये आपके पास हो गया, ये आप एक कैपेसिटर को प्रोवाइड कर देते हो। ठीक है, जिससे क्या होता है कि ये चार्ज होती जाती है। ठीक है, इंटीग्रेटर के थ्रू वैल्यू एक कैपेसिटर को मिल। The unknown voltage is applied to an integrator for fixed time t1, following which a reference voltage of opposite sign is applied to the integrator। फिर आप क्या करते हो, एक रेफरेंस वोल्टेज जिसका साइन ऑपोजिट है उसको भी आप अप्लाई करते हो इंटीग्रेटर पे, लेकिन अब वो क्या कर रहा है, क्योंकि साइन नेगेटिव है तो वो डिस्चार्ज कर रहा है। ठीक है, फॉर इन एन इंटरवल टाइम t2 मेजर्ड बाय अ काउंटर। ठीक है, अब आप टाइम पे इंटरवल, फिक्स टाइम इंटरवल के लिए इनपुट वोल्टेज को अप्लाई कर रहे हो, और फिर आप क्या कर रहे हो, नेगेटिव जो है आप रेफरेंस वोल्टेज को अप्लाई कर रहे हो ताकि डिस्चार्जिंग हो। ठीक है, फॉर एन इंटरवल टाइम t2 मेजर्ड बाय अ काउंटर। ठीक है, द आउटपुट टाइम रिलेशनशिप फॉर द इंटीग्रेटर इज शोन इन फिगर 6.1। ठीक है, इन दोनों का रिलेशनशिप जो है वो यहाँ पे शो किया हुआ है फिगर 6.1 में। ठीक है, जिससे आप क्या कर सकते हो, वैल्यू फाइंड कर सकते हो। ठीक है, ये आपके पास वी आई जो है ये मेजर्ड सिग्नल है जिसको आप मेजर करना चाह रहे हो। वी रेफरेंस आपके पास क्या है, इनपुट सिग्नल है जो आपने प्रोवाइड किया है इंटू t1/t2। ठीक है, तो ये आपके पास क्या है, इस ट्राइंगल के थ्रू आप क्या कर सकते हो, ये फाइंड कर सकते हो। बेसिकली आपको t1 का भी पता है, t2 का भी पता है, वी रेफरेंस का भी पता है। तो आप पहले क्या कर सकते हो, इन दो अननोन वैल्यू से आप इस पेंडिकुलर को फाइंड आउट कर सकते हो, और फिर पेंडिकुलर को फाइंड आउट करके आप v1 अप्लाइड वोल्टेज वी आई अप्लाई वोल्टेज भी फाइंड कर सकते हो। इस मीटिंग में टाइम ओवर हो रहा है, मैं नेक्स्ट लिंक भेजता हूँ, उसको ज्वाइन कर लीजिए।